दोस्तों, आज हमारे साथ में हमारे गेस्ट हैं मिस्टर धनंजय भाटिया साहब। और धनंजय भाटिया जी एक रिनाउंड बिजनेस कोच भी हैं और वेल्थ कोच भी हैं। इन्होंने पिछले 17-18 सालों में न जाने कितने लोगों को पैसा कैसे बनाएं, बिजनेस कैसे बिल्ड करें और ऐसे ही अनेकों सब्जेक्ट्स पर ट्रेनिंग दी हुई है। आज हम वेलकम करते हैं धनंजय भाटिया साहब का। और सर, वेलकम ऑन बोर्ड स्वराज फिनप्रो प्राइवेट लिमिटेड। और मैं अपने व्यूअर्स की तरफ से आपसे आज कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछना चाहता हूं जिससे कि उनको भी अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को बहुत अच्छा करने में मदद मिलेगी। राइट सर, थैंक यू वेरी मच सर फॉर गिविंग योर टाइम। धनंजय सर, आपने मुझे बताया पिछले 17 सालों से आप ये सब एक्टिविटीज में हैं, तो 17 साल पहले से लेके आज तक में आपने इन्वेस्टर्स के बिहेवियर में क्या फर्क पाया, आप प्लीज हमें बताइए। सर, सबसे पहले आपको धन्यवाद मुझे इनवाइट करने के लिए। थैंक यू। और आपकी जो एनर्जी है, जिस तरीके से आप चीज़ों को प्रेजेंट करते हैं, फैंटास्टिकली है। तो मुझे लगता है कि आई एम प्रिविलेज टू बी अ पार्ट ऑफ दिस पॉडकास्ट। सर, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा कि लास्ट 17 साल में इन्वेस्टर का जो बिहेवियर है, हाँ जी, उसमें हमने बहुत परिवर्तन देखा है। आगे जब मार्केट गिरता था तो लोग डरते थे, आज हर मार्केट गिरावट में लोग उत्साहित होते हैं। लोगों को लगता है कि हर गिरावट एक बेहतर मौका है चीजें खरीदने का, या वी आर गेटिंग अ स्टॉक एट अ डिस्काउंट। तो ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन है। मुझे लगता है कि ये फाउंडेशन है परिवर्तन का, क्योंकि एज ए इन्वेस्टर जो हमारे पास एक्सेस था इंफॉर्मेशन का, नॉलेज का, वो काफी लिमिटेड था। राइट। और आज के डेट में इंफॉर्मेशन काफी बेहतर हो चुकी है। राइट। लोगों के पास एक्सेस है। आज ऑन अ टच ऑफ क्लिक लोगों के पास बहुत सारा इनपुट है, रिपोर्ट है, वो डेटा को स्टडी कर सकते हैं। तो इन्वेस्टर का नॉलेज बढ़ा है, रिस्क टेकिंग की एबिलिटी बढ़ी है, और कहीं ना कहीं वो अपने आप को इकोनॉमी से बेटर कनेक्ट करना जानते हैं। तो मुझे लगता है कि ये थोड़ी सी जो मैच्योरिटी है इन इन्वेस्टर, वो हमको बहुत बेहतर देखा है लास्ट 17 साल में से। परफेक्ट सर। मैं पिछले बहुत समय से देख रहा हूँ, मेरा भी 20 साल से मैं इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंसी के फील्ड में हूँ और म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन का बिजनेस करता हूँ। और मैंने 1-to-1 जब मैं लोगों से मिलता हूँ, मतलब मैं इस समय 5000 से ज्यादा लोगों को अपनी सर्विसेज देता आ रहा हूँ और 200 करोड़ से ज्यादा का अमाउंट मैं मैनेज कर रहा हूँ। मैंने देखा कि लोग बाग जब बीमार पड़ते हैं ना, तो सबसे पहले तो एक अपने रिश्तेदार से, पड़ोसी से सलाह ले लेते हैं, फिर दवाई की दुकान पे जाते हैं, डायरेक्टली कुछ दवाई परचेज करने की कोशिश करते हैं, और फिर भी दिक्कत जाती है, फिर डॉक्टर के पास जाते हैं। ऐसे ही इन्वेस्टमेंट की फील्ड में भी होता है। Am I right? करेक्ट, एब्सोल्यूट राइट। सबसे पहले वो दोस्तों से, यारों से, पड़ोसी से, रिश्तेदारों से पूछता है कि यार मुझे कहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो ये जो ट्रेंड है ये अब लेकिन बदल गया, जैसे आप बता रहे हो। करेक्ट। कि विद द एडवेंट ऑफ टेक्नोलॉजी चीजें चेंज हो चुकी हैं। करेक्ट। अब जब हम इन्वेस्टमेंट्स की बात करते हैं, तो एक जो पहले जिसको म्यूचुअल फंड एडवाइजर कहा जाता था, उसको लिए स्पेसिफिक नाम दिया गया म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर। करेक्ट। राइट। और एक और क्लास अभी बीच में इंट्रोड्यूस कर दी गई, दैट इज RIA, रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर। राइट। लेकिन इसमें कि म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर का रोल बहुत बड़ा है, क्योंकि शुरू से ही म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स ये हैं जो इन्वेस्टर्स को म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के नजदीक लाते हैं। तो आप प्लीज इस पे थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए। एब्सोल्युटली सर, आपने जो कहा कि एज अ इन्वेस्टर जब मैं अपनी यात्रा चालू करता हूँ, जनरली हमारा ये रहा है कि हम जनरली या तो फिर अपने पड़ोसी से एडवाइस ले लेते हैं, अपने ऑफिस के कलीग से ले लेते हैं, क्योंकि आपको ही समझना पड़ेगा ये सब्जेक्ट जो है पर्सनल फाइनेंस है। आपके कलीग की जरूरत है कुछ और हो, आपकी इनकम दोनों की सेम हो, बट दोनों का बैकग्राउंड अलग हो सकता है। आपके पिताजी आप में डिपेंडेंट है, उनके पिताजी का पेंशन आ रहा हो, आपके घर में 3 जन है, उनके घर में 7 जन है। तो जो आपके कलीग ने डिसीजन लिया इन्वेस्टमेंट का, इट विल बी डिफरेंट एज कम्पेयर टू व्हाट यू डू। अब जैसे हम लाइटर नोट में कहते हैं कि आप सभी ने KBC देखा होगा, तो KBC में 2 ऑप्शन आता है, एक आता है ऑडियंस पोल, एक आता है फोन अ फ्रेंड। अगर दोनों में से आपको एक ऑप्शन दिया जाए तो आप क्या सिलेक्ट करेंगे? तो कोई कहते हैं हम ऑडियंस पोल देंगे, कोई कहते हैं हम फोन अ फ्रेंड करेंगे। और कभी कभी ऑडियंस पोल भी गलत हो जाता है, कभी कभी फोन अ फ्रेंड भी गलत हो जाता है। अगर मैं आपको तीसरा ऑप्शन दूं, कॉल एन एक्सपर्ट, तो मेरे को आप बताइए तीनों में से आप क्या सिलेक्ट करेंगे? ऑब्वियसली आप कहेंगे कॉल एन एक्सपर्ट। बस इन्वेस्टमेंट में हम गलती यही करते हैं, या तो हम ऑडियंस पोल लेते हैं या फोन अ फ्रेंड करते हैं, हम एक्सपर्ट के पास नहीं जाते हैं। मुझे लगता है कि मनी मैनेजमेंट स्किल है, और आपने राइटली कहा कि एज अ डिस्ट्रीब्यूटर वो एक यात्रा में रहते हैं सर, क्योंकि इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना इंपॉर्टेंट नहीं है,
इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यू करना इंपॉर्टेंट है। बोलते हैं ना, क्रिएशन इज इजी, डिस्ट्रक्शन इज इजी, द प्रॉब्लम इज विद मेंटेनेंस। जैसे हमको कॉलेज में एक लड़की दिखी, पहली नजर में प्यार हो गया, उसे हम कहते हैं लव एट फर्स्ट साइट। शादी कर लिया, पहली बार में झगड़ा हो गया, डिवोर्स दे दिया, उसको कहते हैं डिवोर्स एट फर्स्ट फाइट। तो ये जो लोग 25वीं एनिवर्सरी सेलिब्रेट करते हैं ना, इट इज ऑल अबाउट मेंटेनेंस। तो एज अ डिस्ट्रीब्यूटर हम उस यात्रा में उनके साथ देते हैं। मार्केट में उतार होगा, चढ़ाव आएगा, इन्वेस्टर कुछ पर्सनल चैलेंजेस होंगे, आपके पास एक जन ऐसा चाहिए जो आपको एंटायर जर्नी में आपके साथ रहे। वो ज्यादा मेरे लिए रेलिवेंट है। इट इज नॉट व्हाट यू स्टार्ट, इट इज हाउ लॉन्ग यू स्टे इन्वेस्टेड। तो डिस्ट्रीब्यूटर रोल विल बी मोस्ट इंपॉर्टेंट। मुझे लगता है कहीं ना कहीं आज के डेट में आई एम थैंकफुल टू ऑल द डिस्ट्रीब्यूटर्स। आज जो हमारी इंडियन इकोनॉमी इतनी स्ट्रांग है, मार्केट इतने स्ट्रांग है, उन्होंने जो रिटेल का पैसा लाया मार्केट को, आज वो मार्केट को इतने अच्छे स्ट्रांग सपोर्ट दे रहा है कि अगर विदेश का जो पैसा बाहर जा रहा है, एफआई जब बेचते हैं, आगे जब एफआई बेचते तो हम मार्केट 20, 25, 30% भी करेक्शन आता था। आज के में देखो मार्केट में ज्यादा कुछ से फर्क नहीं पड़ रहा बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ लिक्विडिटी। तो मुझे लगता है कि डिस्ट्रीब्यूटर का रोल इज अनमैचेबल एंड एज अ इन्वेस्टर इफ यू रियली वांट टू क्रिएट वेल्थ, you should ensure that you are with a great distributor who can help you in the entire journey. so perfect sir, I like your answer sir। अभी पिछले कुछ समय में हम एक ट्रेंड देख रहे हैं कि एसआईपी में कंट्रीब्यूशन लगातार इंडियंस का बढ़ता चला जा रहा है और एसआईपी के माध्यम से मार्केट में पार्टिसिपेशन बढ़ता चला जा रहा है। मतलब अभी लेटेस्ट फिगर है, लगभग 24,000 करोड़ रुपया एसआईपी के थ्रू म्यूचुअल फंड्स में आ रहा है। करेक्ट। इस ट्रेंड को देखते हुए यंगस्टर्स को, जेन जी को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मुझे लगता है कि अगर आज के डेट में आप इंटरेस्ट रेट सिनारियो की बात करें, आज जो हम एसआईपी बात करते हैं 24,000 करोड़ एंड ऑल, ये इसलिए आ रहा है क्योंकि आप बैंक के डिपॉजिट्स को रेट्स को देखिए सर। लास्ट 20 साल में अगर आप 20 साल पहले कहीं डिपॉजिट करते थे ट्रेडिशनल डिपॉजिट में, आपको 12-13% भी ब्याज मिलता था। आज के डेट में आपको 6-6.5% ब्याज मिलता है, उस पर आपको इनकम टैक्स देना पड़ता है, कट के आपको 4.9-4.5 के आसपास आप पहुंच जाते हैं। तो जब आपकी जो इकोनॉमी है, एक रूल कहता है कि अगर आप कोई भी इकोनॉमी में इन्वेस्ट करते हैं, इसका एक फंडामेंटल रूल होता है कि आपका पैसा उतनी तेजी से बढ़ना चाहिए जितनी तेजी से आपका देश बढ़ रहा है। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया का लास्ट अगर आप बात करें 45 साल का, तो ऑन एन एवरेज इंडिया इज ग्रोइंग एट अ रेट ऑफ 15 to 16%। अब लोग कहेंगे कि ये ग्रोथ आती कैसे है? इसका कैलकुलेशन है जीडीपी प्लस इन्फ्लेशन। तो हमारी जीडीपी 6-7 तक का है और प्लस इन्फ्लेशन 5-6% है। अगर आप ऐड करते हैं तो 13-14-15% का रेंज रहता है। तो आज के डेट में जो यूथ है ना, वो ज्यादा इन्फॉर्म्ड है। उनको पता है कि अगर मुझे कंट्री में अपने इन्वेस्टमेंट को ग्रो कराना है और इंश्योर करना है कि मेरे को फाइनेंशियल चैलेंजेस नहीं आए, तो माई मनी शुड ग्रो एट द सेम रेट एट विच द कंट्री इज ग्रोइंग। तो ये प्रेफरेंस दिखता है, ये रिफ्लेक्शन है कि लोग थोड़े से और स्मार्ट हो गए हैं। लोगों को पता है कि इक्विटी इज वन एसेट क्लास दे नीड टू हैव इन देयर पोर्टफोलियो। इक्विटी के बिना आपका पोर्टफोलियो अधूरा है। ये हिस्ट्री है, आपका वेल्थ की हिस्ट्री की बात करो, आज से 1000 साल पहले किसके पास जमीन होता था, जिसका साम्राज्य बड़ा होता था, हमको लगता था कि यार इसके पास बहुत पैसा है, इतना पैसा बनाया है। आज के डेट में इक्विटी इज वन एसेट क्लास। एलन मस्क की बात करिए, जेफ बेजोस की बात करिए, मुकेश अंबानी की बात करिए, हम कहते हैं वो धनी है। धनी ऑन व्हाट? बिकॉज दे हैव अ पावर ऑफ इक्विटी। तो इक्विटी इज द एसेट क्लास ऑफ न्यू जनरेशन। तो मुझे लगता है कि उसके बिना कहीं ना कहीं पोर्टफोलियो अधूरा है, इसलिए आपको इतना अच्छा ट्रैक्शन दिख रहा है। परफेक्ट। So Zenzi, just invest in mutual funds, invest in equity mutual funds and participate in the growth of the country। धनंजय जी, एक परफेक्ट कॉम्बो होता है एसआईपी और एसडब्ल्यूपी का। मैं चाहूंगा सर आप उसके बारे में थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को बताइए प्लीज। ओके, SIP इज अ प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड। लोग जनरली कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो कहते हैं कि सर मेरा SIP चल रहा है, म्यूचुअल फंड में नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये कभी भी फंडामेंटल, मैं बहुत जगह पूछता हूँ, लोग कहते हैं सर मैं म्यूचुअल फंड में नहीं डाला, मैंने SIP किया है। बट SIP इज द प्रोसेस ऑफ सिस्टमेटिक इन्वेस्टिंग मनी इन म्यूचुअल फंड। जैसे आप बैंक में आरडी करते हैं कि हर महीना कुछ कुछ जमा करते हैं, वैसे हर महीने या फिर आपके जो भी इंस्टॉलमेंट्स है एज पर डिफाइंड टैग, आपका पैसा जब म्यूचुअल फंड में आता है उसे SIP कहते हैं, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। अब लोग कहते हैं कि सर SIP का फायदा क्या है? मैं कहता हूँ SIP का सबसे बड़ा फायदा है कि आपको एक डिसिप्लिन इन्वेस्टर बनाता है। जहां पर डिसिप्लिन है वहीं ग्रोथ है। ये मैंने लाइफ से सीखा है कि जो डिसिप्लिन है वही लाइफ में ग्रो करता है। जब लोगों की बचत करने की आदत बढ़ जाती है ना, तो कहीं ना कहीं वहां पर ग्रोथ ज्यादा होती है। मुझे एक स्टोरी याद आ रही है सर। एक बार एक बाबा एक गांव में गए थे, तो गांव में किसी का गेट खटखटाया और बोला कि बेटा कुछ खाने को है तो दे दे। तो अंदर से रिप्लाई है कि बाबा खाने को कुछ भी नहीं है। फिर बाबा ने नॉक किया, खाने को कुछ दे दे, तो फिर रिप्लाई है कि खाने को कुछ भी नहीं है। फिर उसने नॉक किया तो वो बंदा गुस्सा हो गया, गेट खोला, बोला बाबा मैंने आपको बोला है ना कि खाने को कुछ भी नहीं है। तो बाबा ने कहा कि एक काम करो, जो कोने में मिट्टी पड़ी है ना, ये मिट्टी हमको दे दे। तो बोलता है बाबा पागल हो गए? बोले नहीं एक काम कर, तू मेरे को मिट्टी दे दे।
तो मिट्टी लेता है और बाबा की झोली में डाल देता है। बाबा चले जाते हैं, उनका चेला कहता है कि बाबा आपने क्या मिट्टी झोली में डाल दी? बाबा ने कहा नहीं, मैंने मिट्टी झोली में नहीं डाली है, मैंने उसको देने की आदत डाल दी है। आज वो मुझको मिट्टी दिया है, कल वो खाना देगा और परसों फल भी देगा। इट इज ऑल अबाउट हैबिट्स। एसआईपी इज एन हैबिट ऑफ बिकमिंग अ डिसिप्लिन इन्वेस्टर। तो मुझे लगता है कि इट इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग ऑन प्लैनेट विद रिस्पेक्ट टू मनी क्रिएशन। तो जनरली ऑन अ लाइटर नोट लोग ये कहते हैं कि जवानी में एसआईपी कीजिए और बुढ़ापे में एसडब्ल्यूपी कीजिए। तो ये इसका मतलब है कि पैसे का एक बहुत अच्छा नियम है। पैसा कहता है इफ यू सेव मी टुडे आई विल सेव यू टुमारो। तो एसआईपी भी और एसडब्ल्यू वैसे ही है। एसआईपी कहता है कि आज आप मुझे बचाइए, कल मैं आपको बचाऊंगा। दैट मीन्स आप जो पैसा इकट्ठे करते हैं 5, 10, 15, 20 साल में, जो एक बड़ा कॉर्पस बन जाता है, वो कॉर्पस से आप यूज कर सकते हैं, पैसा ले सकते हैं फॉर योर रेगुलर रिक्वायरमेंट। तो मुझे लगता है इट्स अ वेरी ग्रेट कॉम्बिनेशन। आप स्टार्ट करते हैं विद द जर्नी ऑफ एसआईपी एंड यू एंड विद अ कॉर्पस, और वो पैसा आप यूज करते हैं। क्योंकि हम पैसा जमा करने के लिए नहीं करते हैं, पैसा जमा करते हैं पैसे को यूज करने के लिए। जब लोग मुझे कहते हैं कि आप इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए, इन्वेस्टमेंट इसलिए करना चाहिए ताकि आप फ्यूचर के खर्चे के लिए तैयार हो। इन्वेस्टमेंट का पर्पस पैसा जमा नहीं करना है, इन्वेस्टमेंट का पर्पस है पैसे को यूज करना। और एसडब्ल्यूपी यूज करवाता है और एसआईपी आपके पैसे जमा करवाता है। दैट इज द काइंड ऑफ कॉम्बिनेशन बोथ हैज। परफेक्ट आंसर, परफेक्ट। थैंक यू सर। मेरे व्यूअर्स को इससे बड़ा सोचने का एक नया नजरिया मिला कि एसआईपी शुड बी अ हैबिट। अभी मैं एक बहुत अच्छा इंटरव्यू पढ़ रहा था राधिका गुप्ता मैम का। तो शी सेड कि आने वाले समय में आपका स्टेटस देखा जाएगा कि आप कितने की एसआईपी करते हो। एब्सोल्युटली। अभी लोग पूछेंगे आपको कि आपकी महीने की इतने की एसआईपी चल रही है। हाँ आप करेंगे 1.5 लाख की ना, तो वहां पर आपका स्टेटस डिफाइन होगा। इट इज एब्सोल्युटली राइट। क्योंकि मुझे लगता है कि दैट इज द नीड ऑफ द आवर। ये आज के डेट में आप 10 साल आज पहले, 10 साल 15 साल पहले अगर आप म्यूचुअल फंड की बात करते थे तो उस समय लोग म्यूचुअल फंड को गलत समझते थे। और अगर आज टीवी पे ऐड आता है म्यूचुअल फंड सही है, और आज के 5 साल बाद एक ऐड आएगा कि आपके पास नहीं है, तो ये ऐड आने के पहले आप एसआईपी कर लीजिएगा। लोग क्वेश्चन करेंगे आपके पास एसआईपी कैसे नहीं है। परफेक्ट। करेक्ट। आई थिंक सर एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा एंड सर्टेनली यू वुड लव टू आंसर दैट क्वेश्चन कि आज ट्रेंड चल रहा है डायरेक्ट म्यूचुअल फंड के बारे में। लोग बहुत सारी इंक्वायरीज करते हैं और मतलब वो DIY काइंड ऑफ इन्वेस्टर्स होते हैं। उनको म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर और RIAs के पास में जाके क्यों सलाह लेना चाहिए? सर एक्चुअली लोग मुझे ये सवाल पूछते हैं कि धनंजय जी हमको डायरेक्ट करना चाहिए कि रेगुलर करना चाहिए। तो मैं उनको ये कहता हूँ कि सर आप मेरे को जो सवाल पूछ रहे हैं इसी में आपका आंसर है। रेगुलर और डायरेक्ट में यही फर्क होता है। रेगुलर में आप सवाल पूछ सकते हैं और डायरेक्ट में आप किसी से सवाल नहीं पूछ सकते हैं। परफेक्ट। इससे ज्यादा बेहतर आपको क्लैरिटी नहीं मिल सकती है। लोग कहते हैं कि सर डायरेक्ट अच्छा है कि रेगुलर, मैं कहता हूँ दोनों अच्छा है। क्योंकि दोनों अलग कैटेगरी ऑफ इन्वेस्टर के लिए ऑल टुगेदर है। अगर आप डायरेक्ट के बारे में सोच रहे हैं, आप तभी सोचिएगा जब ये 3 सवाल का आंसर आपके पास यस है। पहला क्वेश्चन, डू यू हैव गुड नॉलेज अबाउट द मार्केट? अगर आपको मार्केट के लिए जानकारी अच्छी है, आप बैलेंस शीट पढ़ सकते हैं, कंपनी के मैनेजमेंट को समझते हैं, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल को समझते हैं, इकोनॉमी डेटा को समझते हैं, फाइनेंशियल रेशियो को समझते हैं, और आप ये जानते हैं कि जो म्यूचुअल फंड में 44+ AMC है, इनके 5-6-7 हज़ार स्कीम है, उसमें से आपके लिए कौन सा रेलिवेंट है, देन यू शुड गो फॉर डायरेक्ट। दूसरा कि आपके पास इतना समय है जॉब करने के बाद, बिजनेस में काम करने के बाद, और आपको सोचते हैं कि मैं रात में घर पे आके रिसर्च करूं कि कौन सा फंड अच्छा है ना। मुझे लगता है कि शायद कहीं ना कहीं आप अपने लाइफ को बैलेंस आउट नहीं कर रहे हैं। मेरा पर्सनल मानना है कि बिजनेस और जॉब के बाद में आप आके अपने फिटनेस पे काम कीजिए, फैमिली को टाइम दीजिए, बच्चों को टाइम दीजिए, अपने खुद के हैबिट्स पे काम कीजिए। अगर आपके पास कोई एक्सपर्ट है जो आपसे बेहतर काम कर सकता है, लेट द बेस्ट मैन डू द जॉब। तो सेकंड इज द टाइम फैक्टर एंड थर्ड इज डू यू हैव कंट्रोल ओवर योर इमोशन। 90% लोग अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। मार्केट जब गिरता है, देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी दैट पीपल कम आउट ऑफ द इन्वेस्टमेंट। क्योंकि इंडिया में हमने देखा है जब मार्केट ऊपर होता है तो लोग साहसी बन जाते हैं, और जब मार्केट गिरता है तो लोग ज्ञानी बन जाते हैं। वेयरिंग यू हैव टू डू रिवर्स ऑफ दैट। तो मुझे लगता है कि व्हेन यू टॉक अबाउट रेगुलर और RIA और डिस्ट्रीब्यूटर, मेरा एक ही ऑब्जेक्टिव है कि आपको, जैसे ये मॉर्निंग एक बोलते हैं ना कि जब आप मॉर्निंग वॉक जाते हैं, आप अकेले जाते हो किसी दोस्त के साथ जाते हो। एज अ व्यूअर मेरा आपसे सवाल है, आप लंबा कब जाएंगे? आप तभी जाएंगे जब आपको कोई साथी आपके साथ होगा। तो मेरे पास, मैं इतने लोगों से डील करता हूँ, मेरे पास एक स्टेटमेंट नहीं है कोई डायरेक्ट इन्वेस्टर का जिसने लास्ट 10 साल से SIP कंटिन्यू की है, बट मेरे पास 50 ऐसे स्टेटमेंट हैं जो डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू किया या RIA के थ्रू किए। तो इंपॉर्टेंट ये नहीं, मैंने बोला ना कि स्टार्ट तो कर लेंगे। लोगों को लगता है कि मेरे थोड़े पैसे बच जाएंगे। सर पैसा बचाना नहीं है सर, आपको ऑब्जेक्टिव क्या है? मार्केट में पैसा बचाना है या पैसा बनाना है?
तो अगर आपका माइंडसेट पैसा बनाने का है तो कम विद अ डिस्ट्रीब्यूटर। बचाने के चक्कर में पैसा नहीं बनता है सर, बनाने के चक्कर में बन जाता है। सो परफेक्ट, सो परफेक्ट। अभी डायरेक्ट और रेगुलर के ट्रेंड्स चल रहे हैं। मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि जो मैंने अभी शुरू में कहा था ना आपसे कि जैसे दवाई की दुकान पर पहले जाता है, पहले पड़ोसी से पूछ लेता है, फिर दवाई की दुकान पे जाता है, फिर अल्टीमेटली डॉक्टर के पास जाना ही पड़ता है। तो ये जो एक्सपीरियंस करके, जो डिजास्टर करके जो लोग बाग आ रहे हैं, अल्टीमेटली मैंने एक चीज महसूस करी अभी कि लोग बाग डायरेक्ट से इन्वेस्टमेंट करके और कहीं ना कहीं अपना नुकसान करके फिर हमारे पास में आने लगे कि यार अब आप सही रहा बताओ। करेक्ट। अब अभी सर आप देखो, जो नंबर ऑफ डीमैट अकाउंट है अभी भारत में 17 करोड़ है। कोविड के पहले 3 करोड़ था, 17 करोड़ है। Yes, और सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि 90% डीमैट अकाउंट में एक शेयर भी नहीं। लोगों ने जो डीमैट खोला है सब F&O डेरिवेटिव्स में चालू किया है। सेबी का डेटा ये कहता है। अब लोग जब सोचते हैं ना कि मैं शेयर, अभी क्या है, लास्ट 3 साल से मार्केट ने मूवमेंट अच्छा दिया है, आपने कोई शेयर ले लिया, आप सब शेयर चल रहे हैं और आपको लग रहा है कि हम बन गए एनालिस्ट। प्रॉब्लम ये है, अभी तो गधे घोड़े सब एक साथ दौड़ रहे हैं। हाँ, जब गधा घोड़ा एक साथ दौड़ता है तो आपको पिक नहीं करना पड़ता है क्या? हाँ। मैं वही कह रहा हूँ कि आप जिसका नेटवर्थ है 10 करोड़, वो 1 लाख का शेयर लेते हैं और 1,50,000 हो जाता है, उसके नेटवर्थ में कैसे इंपैक्ट डालता है? कोई इंपैक्ट नहीं होता है। आप जैसे अपनी ईगो को पॉलिश करते हैं कि अरे मैंने शेयर लिखा था, मैंने रिपोर्ट पढ़ा था, मैंने रिसर्च किया था, मुझे लगता है कि जो आपका कोर बिजनेस है उस पर फोकस कीजिए, अदरवाइज ये आपके बिजनेस का टाइम डाइल्यूट कर देगा। जो चीजों को जानते हैं, यू फोकस ऑन योर प्रोफेशन। एक रूल बहुत सिंपल है, तेरी विद्या मैं ना जानूं, मेरी विद्या तू ना जान। तो जो आपका नॉलेज है सर, मैं उस पर इंटरफेयर करूंगा ही नहीं। जो मेरा एरिया है सर, अगर आप उसमें इन्वॉल्व करेंगे तो कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ थॉट हो जाएगा सर। परफेक्ट 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 सर। सर एक स्कूल ऑफ थॉट है, जैसे आपका यदि कोई फाइनेंशियल गोल है, आप 60 की उम्र के हैं और आप 15 साल बाद में अपने पोते को कुछ पैसा देना चाहते हैं 15 साल बाद, राइट? आइडियली ये थॉट कहता है कि 100 माइनस एज यानी 40% आप इक्विटी रख लीजिए, बाकी का आपको डेट में रखना चाहिए। बट मेरा ये मानना है कि व्हाई नॉट, यदि आपके पास 15 साल का पीरियड है तो और आपके पोते को पैसा जाना ही है तो व्हाई नॉट इसको इक्विटी कैटेगरी में इन्वेस्टमेंट करके उसको थोड़ी की जगह बड़ा रकम दिया जाए। एब्सोल्युटली सर। आप बताएं सर। सर मुझे लगता है कि इक्विटी एज का मोहताज नहीं है, इक्विटी टाइम का मोहताज है। परफेक्ट। तो मुझे लगता है कि एक 25 साल का लड़का मेरे पास आता है, 25,000 की उसकी इनकम है, 3 घर पे मेंबर है, और वो कहता है मुझे इक्विटी में डालना है, मैं उसे नहीं कहता हूँ। अब आप कहेंगे सर 100 माइनस 25 के हिसाब से तो 75% होना चाहिए। प्लीज अंडरस्टैंड देयर इज समथिंग कॉल्ड एज एबिलिटी टू टेक रिस्क एंड देयर इज समथिंग कॉल्ड एज विलिंगनेस टू टेक रिस्क। तो बंदे के पास विलिंगनेस तो है लेकिन उसके पास एबिलिटी नहीं है। वैसे जब आपकी एज 60 होती है, 60 का मतलब ये नहीं होता है कि अब मेरा जो कैलकुलेशन के साथ 40% रखना है। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द रिक्वायरमेंट ऑफ द फंड। जो पैसा आपको 3 से 5 साल नहीं चाहिए, वेरी सिंपल रूल, इक्विटी इज वन एसेट क्लास दैट यू शुड हैव। इक्विटी मार्केट कभी आपको ये नहीं पूछता कि आप 60 साल के हैं तो आप मत आइए। इक्विटी मार्केट कहता है कि आप 3 से 5 साल दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे। तो जब लोग कहते हैं कि अपने पोते के लिए जमा कर रहे हैं, मुझे कहता है कि पोते के लिए उतना ही जमा कीजिए जितना उसकी ग्रोथ कंट्री के साथ मैच करे। आप जब ट्रेडिशनल डिपॉजिट में डालते हैं 6-7%, 8% रिटर्न मिलता है, जहां पर हमारी इकोनॉमी बढ़ रही है 13-14% के हिसाब से, सालाना उसमें नेगेटिव रियल टर्म में ग्रोथ है 4 से 5 से 7%। तो मुझे लगता है कि आप पोते के लिए कर रहे हैं, 15 साल का टाइम फ्रेम है। इक्विटी शुड बी योर एसेट क्लास, एज शुड नॉट बी अ नंबर। आपने राइटली इसे कहा कि सर योर फाइनेंशियल गोल इज इंपॉर्टेंट। आपका फाइनेंशियल गोल डिसाइड करेगा व्हाट हैज टू बी द परसेंटेज अदर देन योर एज सर। तो एज इज थंब रूल जो है ना, कभी कभी थंब रूल वैलिड नहीं रहते हैं, वो चीजें को इजी करने के लिए बना देते हैं, बट रियल टाइम सिनारियो में हर जगह कुछ कुछ थंब रूल एप्लीकेबल नहीं रहते हैं। राइटली सर। वेरी परफेक्ट सर, वेरी परफेक्ट। आपने मेरे थॉट को और एक स्टंप लगा दिया। थैंक यू सर। सर अभी जैसे आप बता रहे थे कि 25 साल का लड़का है और उसके गोल्स उस हिसाब से ही डिसाइड किए जाएंगे, उसके गोल के हिसाब से उसका इक्विटी प्रोपोर्शन होना चाहिए, राइट? एंड द यंग जनरेशन इज वेरी मच अफ्रेड कि मुझे इक्विटी में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। सो वंस ही इज लुकिंग फॉर कि यार मेरा एक अच्छा रिटायरमेंट हो जाए। हर एक के अपने अपने गोल्स हैं, किसी को अपनी शादी के लिए पैसा जमा करना है, किसी को अपने रिटायरमेंट के लिए किसी को डोनेशन करना है, मतलब सबके अपने अपने गोल्स हैं। तो एज यू राइटली सेड कि जितना लॉन्ग डिस्टेंस होगा आपके गोल अचीव करने में, उतना ज्यादा इक्विटी प्रोपोर्शन आप अपने उसमें इन्वेस्टमेंट में रख सकते हैं। सर लिक्विड फंड्स की यूटिलिटी या लिक्विड फंड्स को कैसे यूटिलाइज करना चाहिए अपनी वेल्थ क्रिएशन की जर्नी में, आप थोड़ा उस पर प्लीज बताइएगा।
लिक्विड फंड का इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है. अगेन वी नो मार्केट्स आर डायनामिक, और जब हम बात करते हैं बड़े मोटे रकम की इन्वेस्टमेंट की, तो हो सकता है कभी कभी आपको ऐसा फील होता है कि इस लेवल पे मार्केट ऊपर है, तो इस लेवल पे सारा पूरा पैसा कमिट नहीं किया जाए. तो एक ऑप्शन आती है एसटीपी करके, जिसे हम कहते हैं सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान. तो ये ऐसे काम करता है कि सपोज मेरे पास ₹1,00,000 है और मैं चाहता हूँ कि अभी पूरे एंटायर पैसे यहाँ कमिट नहीं करूँ, तो ₹1,00,000 में से मैं डिसाइड करता हूँ कि हर महीने 4,000 या ₹5,000 इक्विटी में मार्केट में जाएंगे, बाकी जो है मेरे इस पर्टिकुलर फंड में रहेंगे, जहाँ मुझे 5, 6, 7% डिपेंड अपॉन द इंटरेस्ट रेट सिनारियो ब्याज भी मिलता रहता है. तो लिक्विड जो फंड्स होते हैं वो आपके अपॉर्चुनिटी फंड उसे मैं कहता हूँ, जहां पर मार्केट में सपोज एक 5, 7, 10% का गिरावट है, तो 10% में एंट्री करना मतलब टेक्निकली जो चीज ₹100 की थी मुझे 10% डिस्काउंट में मिल गई. तो टेक्निकली लिक्विड फंड्स के 3 पर्पस होते हैं. एक तो होता है कि मार्केट के अपॉर्चुनिटी को एनकेस करना. दूसरा है जनरली एज अ बिजनेस पर्सन आपके करंट अकाउंट में बहुत सारा आइडल पैसा रहता है, जहां आपको ब्याज ऑलमोस्ट जीरो मिलता है. और तीसरा ये कि जब मार्केट ऊपर रहता है और हमको लगता है कि इस लेवल पे शायद पूरा पैसा कमिट नहीं करना चाहिए, तो उसको हम यूज कर सकते हैं स्टैगर्ड मैनर में, थोड़ा थोड़ा पैसा फ्रॉम डेट और लिक्विड कैटेगरी इक्विटी में जाए, ताकि जो मार्केट की उतार चढ़ाव हो एंटायर वॉलिटिलिटी कवर हो. और आपको ऐसा नहीं हो कि मैं एक पर्टिकुलर लेवल पे एंटर किया हूँ, यू कवर द एंटायर साइकिल ऑफ द मार्केट, तो आपकी एवरेज कॉस्ट जो है काफी रेलिवेंट हो जाती है. इट्स बेसिकली पार्किंग प्लेस, आई शुड से, पार्किंग ऑफ फंड्स है ना, पार्किंग प्लेस है आइडल मनी का. एब्सोल्युटली. जहाँ पे कि उस पैसे को थोड़े समय के लिए रखा, फिर उसके बाद जो उपयोग करना हो आप वो कर सकते हैं. और इस प्रोसेस में सेविंग अकाउंट से बेहतर रिटर्न्स इसमें मिल जाते हैं. एब्सोल्युटली बेटर देन सेविंग अकाउंट. एंड सो द बेस्ट पार्ट इज इट्स अपॉर्चुनिटी मनी. जनरली मैं लिक्विड फंड को कहता हूँ इट्स एन अपॉर्चुनिटी जहाँ मौका मिला वहां पर हमने चौका मारना है सर. दैट इज हाउ इट इज. परफेक्ट. आपने आज बहुत सारे अच्छे इंसाइट्स हमारे व्यूअर्स को दिए हैं, हमारे क्लाइंट्स हैं. सर मैं आपको बताऊं कि आज हमारे पास में ऑल ओवर इंडिया में क्लाइंट्स हैं एंड वी आर प्रोवाइडिंग देम ऑनलाइन सर्विसेज. ग्रेट. राइट. मतलब इन एवरी कॉर्नर ऑफ द कंट्री वी हैव क्लाइंट्स. Super. And sir, I was just like having a word with about you. So the kind of respect that people have towards you. आपने जितना मेहनत किया और ये जो ब्रांड को अपने बच्चे की तरह बोलते हैं ना बिल्डअप किया है. और सबसे बेस्ट पार्ट मैंने सर को ये लगा कि जब मैंने सर से स्टार्ट किया कन्वर्सेशन, सर ने मुझे कहा कि धनंजय मेरा एक ही लाइफ का गोल है, क्लाइंट फर्स्ट. वो कहते हैं कि वट एवर माई सजेशन, वट एवर माई आइडियाज आर, द बैकग्राउंड इज ऑलवेज क्लाइंट. इफ माई क्लाइंट इज हैप्पी, रेस्ट ऑल इज टेकन केयर ऑफ. So if you are working with somebody who has a great dedication, determination or experience, expertise and that sense of commitment, मुझे लगता है कि you are all in safer hand. और जो सर का टैगलाइन है financial freedom, I believe financial freedom is a part of your journey, and if you want it, you have to be in touch with sir. That is what I can say. Thank you very much sir. और जो हमारा एक और जो सब टैगलाइन है वो है delighted you, delighted स्वराज. Absolutely. सर मेरे क्लाइंट डिलाइटेड होंगे तो मैं डिलाइटेड होऊंगा. That wow experience comes from जो आपके ऑफिस के इंफ्रास्ट्रक्चर, जो मैन पावर, जिस तरीके से आपने अपनी टीम को इंस्पायर करते हैं. योर टीम ऑल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन प्रोवाइडिंग द बैक एंड सपोर्ट. तो मुझे लगता है इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ एवरीथिंग, एंड आई विश ऑल द बेस्ट टू टीम स्वराज. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू सो मच. मोस्ट वेलकम.